दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जॉर्ज बर्नार्ड शो द्वारा लिखा गया एक कॉमिक प्ले, एक कॉमेडी आर्म्स एंड द मैन की समरी सुनाने जा रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। एक्चुअली ये जो टाइटल है आर्म्स एंड द मैन, ये आता है वर्जिल के द्वारा लिखी गई एनेड के जो ओपनिंग वर्ड्स हैं आर्मा विर्मिगे कैनो, मतलब ऑफ आर्म्स एंड द मैन आई सिंग, तो वहाँ से ये वर्ड्स आते हैं। और इनका मतलब ये टाइटल कैसे इस प्ले के लिए सूट करता है, कैसे जस्टिफाई होता है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इस समरी के एंड में, क्योंकि एक बार इस स्टोरी का पूरा आपको आइडिया लग जाएगा, उसके बाद ही पता लगेगा कि आर्म्स एंड द मैन ये टाइटल है कैसे जस्टिफाई होता है इस प्ले के ऊपर। इस प्ले को 21 अप्रैल 1894 के अंदर एवेन्यू थिएटर के अंदर प्रोड्यूस किया गया था और 1898 के अंदर पब्लिश किया गया था। आर्म्स एंड द मैन ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का वन ऑफ द वेरी फर्स्ट कॉमर्शियल सक्सेस वाला प्ले रहा है। तो दोस्तों, हम इस प्ले की समरी स्टार्ट करने से पहले इस प्ले के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है रेना पेटकॉफ। ये इस प्ले की एक मेन हीरोइन है, प्रोटोगनिस्ट है। ये 23 ईयर ओल्ड एक बुल्गारियन वुमेन है जिसकी एंगेजमेंट हो चुकी है सर्जियस नाम के मेजर के साथ में। सर्जियस बंदा आर्मी के अंदर है, मेजर है, इसके साथ में इसकी एंगेजमेंट हो गई है। लेकिन ये प्ले के अंदर बाद में कैप्टन ब्लंटली नाम के एक बंदे से प्यार करने लगती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कैप्टन ब्लंटली। ये जो कैप्टन ब्लेंसली है ये एक प्रोफेशनल सोल्जर है फ्रॉम स्विट्जरलैंड से प्रोफेशनल सोल्जर है, लेकिन ये सर्बियन आर्मी के अंदर सर्व कर रहा है। 34 ईयर ओल्ड है और ये मतलब युद्ध के बारे में जो इसके विचार है वो रेना और सर्जियस से मैच नहीं करते, जहाँ पर रेना और सर्जियस युद्ध को बहुत ही रोमांटिकली लेते हैं कि युद्ध एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत महान चीज़ है। इस तरह से रेना और सर्जियस उसको लेते हैं। लेकिन जो कैप्टन ब्लेंसली है ये मतलब युद्ध को एक मूर्खतापूर्ण चीज़ मानता है, स्टुपिडिटी मानता है। वॉर की जो युद्ध है वो बिल्कुल फिजूल होते हैं। तीसरा जो करेक्टर है वो है मेजर सर्जियस सरनॉफ। ये एक बहुत ही टॉल, हैंडसम, वेल्दी, वेल स्पोकन नाम टाइप का बंदा है और आर्मी के अंदर ये मेजर है और ये रेना के साथ में इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। चौथा जो बंदा है वो है मेजर पेटकॉफ। मेजर पेटकॉफ रेना के पिताजी हैं, 54 ईयर ओल्ड हैं, बुल्गारियन आर्मी के अंदर ये मेजर हैं और ये काफ़ी वेल्दी हैं, बुल्गारियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी वेल्दी हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इनकॉम्पिटेंट हैं और इतने मतलब एक स्कॉलर टाइप से बंदे नहीं हैं। पांचवी करेक्टर है कैथरीन पेटकॉफ। कैथरीन पेटकॉफ मेजर पेटकॉफ की वाइफ है और रेना की मदर हैं। और पूरे प्ले में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनके बारे में है कि वो काफ़ी खुश हैं कि उनकी बेटी की एंगेजमेंट एक ऐसे मेजर सर्जियस से हुई है जो कि काफ़ी एक हैंडसम बंदा है, रिच बंदा है और काफ़ी मतलब हीरो के जैसा है, तो वो इस बात से काफ़ी खुश है। नेक्स्ट करेक्टर है लूका। ये जो लूका है ये एक ब्यूटीफुल यंग सर्वेंट है जो कि पेटकॉफ फैमिली के लिए को सर्व कर रही हैं और ये काफ़ी क्योंकि ब्यूटीफुल है और काफ़ी एम्बिशियस भी है। और वो जो मतलब एक लोअर क्लास के अंदर वो है, वो खुद को एक तरह से लोअर क्लास में है तो सही, लेकिन उसकी जो एम्बिशंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और वो चाहती है कि वो कुछ इस तरह से कुछ ऐसा करे कि वो जो लोअर क्लास से हायर क्लास में, अपर क्लास में आ जाए और वो अपनी इस ब्यूटी को उस चीज़ के लिए प्ले के अंदर यूज़ करती है। कैसे यूज़ करती है हम प्ले के अंदर बताएंगे। नेक्स्ट करेक्टर है निकोला। निकोला एक मिडिल एज सर्वेंट है जो कि पेटकॉफ फैमिली को सर्व कर रहा है। वो बिल्कुल रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल है और वो जो अपना लोअर क्लास का स्टैंडर्ड है वो उसको मानता है कि हम इसी में पैदा हुए हैं और इसी के अंदर मर जाएंगे। और वो कई बार लूका को समझाता है कि भाई वो इतना एम्बिशियस ना हो, लेकिन लूका उसे हमेशा डांट कर चुप करा देती है। और लूका और निकोला का मतलब एक तरह से एंगेजमेंट भी हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली वो एंगेजमेंट टूट जाती है। तो हमने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम शुरू करते हैं इस प्ले की समरी को। जो ये प्ले है उसकी जो सेटिंग है वो बुल्गारिया के अंदर है। 1880s के अंदर जो एक ब्रीफ एक छोटी सी एक बुल्गारिया और सर्बियन वार हुई थी उसके दौरान की स्टोरी है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि जो रेना है और उसकी मदर कैथरीन है उनको पता लगता है कि जो बुल्गारियन आर्मी ने मतलब दुश्मन की आर्मी के एक तरह से छक्के छुड़ा दिए हैं, काफ़ी सक्सेसफुल चार्ज किया है अगेंस्ट द एनिमी आर्मी। और जो उनकी आर्मी को जिसने लीड किया है वो
रेना का एंगेजमेंट, रेना का जो होने वाला हस्बैंड है, मतलब रेना का जो मंगेतर है सर्जियस, उसने मतलब आर्मी को लीड किया है अगेंस्ट द एनिमीज। तो वो दोनों के दोनों इस बात से बहुत ही खुश है कि सर्जियस ने उनकी आर्मी को लीड किया है और उनकी आर्मी को सफलता दिलाई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बता दें कि जो प्ले है 3 एक्ट्स के अंदर है, तो हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ये एक्ट 1 है। तो इस एक्ट 1 में आगे ये होता है कि जो सर्वेंट है लूका, वो आती है और बताती है कि जो युद्ध है वो क्योंकि ख़त्म होने जा रहा है, तो बुल्गारियन आर्मी सर्बियन जो सोल्जर्स हैं उनको वहाँ से भगा रही है। तो हो सकता है कि गलियों के अंदर भी फाइटिंग हो सकती है, इसलिए आप लोग अपनी खिड़कियों के दरवाजे बंद कर लें। उसके बाद रेना की जो मदर है कैथरीन और लूका वहाँ से चली जाती है, लेकिन रेना अपनी खिड़कियों के दरवाजे बंद करना भूल जाती है और सो जाती है। उसको नींद आ जाती है और सो जाती है, लेकिन उसको थोड़ी ही देर बाद में एक आवाज़ सुनाई देती है कि जैसे कोई एक आदमी है वो बालकनी में चढ़ गया है, चढ़कर उसके कमरे के अंदर आ गया है। तो जो सोल्जर वो चढ़कर ऊपर आ गया था, एक्चुअली वो एक स्विस प्रोफेशनल सोल्जर था जो कि सर्बिया के लिए फाइट कर रहा था। हालांकि वो एनिमी के लिए फाइट कर रहा था, लेकिन ऐसे हीरोइक लग नहीं रहा था, वो बहुत कम हीरोइक लग रहा था और वो बहुत डरा हुआ था और वो मतलब एक तरह से बहादुरी से ज़्यादा कॉमेडी कर रहा था और रोने की एक्टिंग कर रहा था। और वो कह रहा था कि अगर उससे कोई परेशानी होगी तो वो रोने लग जाएगा। और उसने बंदूक भी नहीं थी उसके पास में, किसी प्रकार कोई हथियार नहीं था, बल्कि उसकी जगह उसके पास में कुछ चॉकलेट्स थी। तो रेना ने जब उसकी ये हालत देखी तो बहुत इमोशनल हो गई, काफ़ी टच हो गई उससे और उसको वो बोलती है कि तुम घबराओ मत, तुम हमारे घर पे आए हो, तुम हमारे मेहमान हो और हम यहाँ बुल्गारिया के अंदर काफ़ी फेमस फैमिली है और हम अपने मेहमान का ध्यान अच्छी तरह से रखते हैं, इसलिए तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारा ध्यान अच्छी तरह से रखेंगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसके बाद में क्या होता है कि जब रेना और वो जो सोल्जर है आपस में युद्ध की बात कर रहे होते हैं, तो रेना बताती है कि हमारी आर्मी ने कैसे जो सर्बियन आर्मी है उस पर अटैक किया है। तो जो सोल्जर है वो बताता है कि जिस बुल्गारियन ऑफिसर ने उनके ऊपर अटैक किया था उसने बहुत ही मूर्खता की थी। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि सर्बियंस के पास में अच्छे हथियार नहीं थे, और क्योंकि सर्बियंस के पास में अच्छे हथियार नहीं थे इसलिए वो बाल बाल बच गया बंदा। तो जैसे ही वो सोल्जर ये बात बोलता है, रेना को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो बताती है कि जिस बंदे की तुम बात कर रहे हो वो मेरे होने वाले हस्बैंड है, मेरे मंगेतर हैं। तो जैसे ही उस सोल्जर को ये बात पता लगती है तो वो चुप हो जाता है और उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन साथ ही साथ में वो थोड़ा सा हंसने की कोशिश करता है और हंसी को रोकने की कोशिश करता है। उसकी जो ये हंसी को रोकने की कोशिश इस चीज़ को दर्शाती है कि जो मेजर सर्जियस जो कि रेना का हस्बैंड था उसने कितनी बड़ी मूर्खता की थी युद्ध के अंदर, ज़बरदस्ती जो सर्बियन आर्मी पे अटैक करके। वो तो सर्बियन आर्मी के सोल्जर्स के पास में अच्छे हथियार नहीं थे, दे वर नॉट इक्विप्ड विद राइट एम्यूनेशंस। अगर उनके पास में अच्छे हथियार होते तो बहुत ख़राब हो सकता था सर्जियस के साथ में। उसके बाद में वो दोनों कुछ देर थोड़ी देर बातें करते हैं और रेना इस बात के लिए उसको अश्योर करती है कि उसका अच्छी तरह से ध्यान रखा जाएगा। और उसके बाद में जो वो सोल्जर है वो उसके बेड पे सो जाता है। रेना जाती है और अपनी मदर के पास जाती है और मदर को जाकर वो सारी बातें जो भी उस सोल्जर की बातें हैं वो जाके बताती हैं। उसके बाद सुबह होने पर वो सोल्जर वहाँ से चले जाता है, लेकिन जो लूका है वो रेना से, लूका जो कि सर्वेंट है उनकी, वो रेना से पूछती है कि कोई आया तो नहीं था। हालांकि जो रेना है उसको झूठ बोल देती है कोई नहीं आया था, लेकिन लूका को आइडिया लग जाता है, लूका को शक हो जाता है कि कोई ना कोई रात को आया था। तो इस तरह से जो प्ले का फर्स्ट एक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। अब सेकंड एक्ट हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड एक्ट में जो युद्ध है वो युद्ध ख़त्म हो चुका है और जो मेजर पेटकॉफ है जो रेना के पिताजी हैं वो घर वापस आ चुके हैं, और जो सर्जियस है जो कि रेना का मंगेतर है वो भी वापस आ चुका है। सर्जियस और रेना रीयूनाइट हो चुके हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं, मतलब कस्में वादे करते हैं और बहुत प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, रोमांस करते हैं एक दूसरे के साथ में। और फिर उसके बाद में जब रेना रूम से बाहर जाती है तो जो लूका है जो सर्वेंट है वो आती है, तो सर्जियस उसको लूका को अपनी आर्म्स के अंदर भर लेता है एकदम से और उसके साथ में एक थोड़ी सी बदतमीजी सी करने लगता है। तो लूका को लगता है क्योंकि वो एक लोअर क्लास की है, नौकरानी है, इसलिए जो सर्जियस है उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा है। लेकिन लूका उसको बोलती है कि मैं तुम में और मेरे में कोई अंतर, मुझे नहीं लगता कि कोई अंतर है, बस सिर्फ इतना है कि भाई तुम पैसे वाले हो और मैं पैसे वाली नहीं हूँ।
लेकिन ऐसा कोई अंतर नहीं है, और अगर तुम मेरे सर्वेंट होने के कारण से मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो तो मैं बिल्कुल भी तुमको फ़ायदा उठाने नहीं दूंगी। और जैसे ही रेना वापस कमरे के अंदर आती है तो जो लूका और सर्जियस है दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर कहानी में जो मतलब अफेयर वाली बात चल रही है वो कुछ इस तरह से चल रही है कि जो रेना है वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो इस सर्जियस से रोमांस दिखा तो रही है लेकिन वो इससे प्यार नहीं करती, और वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हुआ कि जो सोल्जर उस दिन रात को आया था वो मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में वो सोल्जर से प्यार करने लगी थी। उसको वो अपना चॉकलेट क्रीम सोल्जर बोलती थी, क्योंकि वो जो सोल्जर था चॉकलेट्स रखता था इसलिए उसको चॉकलेट क्रीम सोल्जर रखती थी बोलती थी। और जो ये सर्जियस है वो रेना की सिंप्लिसिटी से मतलब उसे लगता था कि जो ये रेना है बहुत ही सिंपल सी है और मतलब हॉट नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब रेना से एक प्यार दिखाता तो था, लेकिन मतलब उसे एक तरह से देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं था रेना से। और उसकी बजाय वो जो लूका जो कि यंग है, काफ़ी स्मार्ट है और काफ़ी एक्टिव है, वो लूका को थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करता था। लेकिन क्योंकि लूका और सर्जियस में क्लास का डिफरेंस है, वो अपर क्लास से है जबकि लूका सर्वेंट है, तो वो हालांकि कहीं ना कहीं लूका के प्रति उसके मन में फीलिंग्स तो थी, लेकिन वो सिर्फ क्लास के अंतर की वजह से उन फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाता था। अब यहाँ पर जो ये लूका है वो निकोला एक दूसरा नौकर है वहाँ पर इनकी फैमिली के अंदर। निकोला और लूका की एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन लूका बिल्कुल भी निकोला का पसंद नहीं करती, क्योंकि जो निकोला है उसकी मेंटेलिटी काफ़ी वो लोअर क्लास वाली है, और जो निकोला है वो सोचता है हम नौकर हैं, हमें नौकरों की तरह रहना चाहिए, जबकि लूका इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती और वो सोचती है कि वो अगर कुछ भी मेहनत करे या कुछ भी मतलब दिमाग लगाए तो वो लोअर क्लास से अपर क्लास में आ सकती है, इसलिए वो निकोला की बातों से को बिल्कुल भी नहीं मानती। इसलिए बाद में भी जब जो सर्जियस है वो गार्डन के अंदर और कहीं भी लूका का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है तो लूका उसको साफ बोल देती है कि या तो तुम मुझसे प्यार करो और मुझसे शादी करने का वादा करो तो मुझे हाथ लगाओ, अदरवाइज मुझे हाथ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो लूका यहाँ क्या चाहती है, खुद के मन के अंदर भी वो चाहती है और वो सर्जियस को एक तरह से भड़काती है कि या तो वो उससे शादी करे नहीं तो उसे हाथ ना लगाए, क्योंकि लूका चाहती है कि अगर सर्जियस से उसकी शादी हो जाए तो अभी वो लोअर क्लास के अंदर है, तो अगर सर्जियस से उसकी शादी हो जाएगी तो वो अपर क्लास के अंदर आ जाएगी, क्योंकि लूका बिल्कुल भी एक लोअर क्लास की और एक नौकरानी वाली ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं जीना चाहती, इसलिए वो चाहती है कि सर्जियस से उसकी शादी हो जाए। तो कहानी के अंदर आगे ये होता है कि जो कैप्टन ब्लिंचली है जो कि उस दिन रात को खिड़की के थ्रू रेना के रूम में आया था, वो फिर वहाँ पर आता है, और जैसे ही वहाँ पर आता है जो मेजर पेटकॉफ है जो रेना के फादर हैं वो उसको पहचान लेते हैं, उसको बुलाते हैं, उसका वेलकम करते हैं, और वो ये बोलता है कि वो रात को एक कोट लेके चले गया था, वो उसे रेना को देना है, और रेना को देने के लिए कोट देने के लिए वो रेना के पास जाता है। तो रेना उसको बोलती है कि कोट के अंदर उसने एक चीज़ रखी थी, उसकी फ़ोटो रखी थी, रेना ने खुद की फ़ोटो रखी थी, क्या उसने वो देखी? तो जो कैप्टन ब्लिंचली वो बोलता कि नहीं वो तो उसको नहीं देख पाया। यहाँ पर हम एक चीज़ बता दें कि अभी जो मेजर पेटकॉफ है और जो सर्जियस है जो कि रेना का हस्बैंड है, उनको ये नहीं पता कि जो रात को जो सोल्जर आया था रेना के रूम में वो ये ब्लिंचली है क्या। आगे लास्ट में जो फाइनल एक्ट है, थर्ड एक्ट है, वो एक लाइब्रेरी के अंदर होता है, जहां पर जो मेजर पेटकॉफ है वो कुछ आर्मी से रिलेटेड मिलिट्री से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, और जो कैप्टन ब्लंचली है वो उनकी हेल्प कर रहा है, सर्जियस भी उनकी हेल्प कर रहा है, लेकिन क्योंकि कैप्टन ब्लंचली काफ़ी इंटेलिजेंट है तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से मेजर पेटकॉफ की हेल्प कर पा रहा है। तो आगे स्टोरी में होता ये है कि सर्जियस को जो लूका के थ्रू ये पता लग जाता है कि जो सोल्जर आया था रेना के रूम में वो ये ब्लंचली है, तो इसके लिए जो सर्जियस है वो रेना को बहुत ही मतलब लताड़ता है और कहता है तुम्हारा तो उसके साथ में कोई ना कोई चक्कर है। तो रेना इस बात को एडमिट करती है कि हाँ मेरा उसके साथ में चक्कर है और मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे शादी करूँगी, तुम्हारा भी तो लूका के साथ में चक्कर चल रहा है। तो पहले तो वो मना करता है कि नहीं चल रहा, लेकिन बाद में वो भी एडमिट कर लेता है।
तो एंड में जाके जो स्टोरी ये एंड होती है वो इस तरह से एंड होती है कि जो रेना है वो कैप्टन ब्लंसली के साथ में एंगेज होती है। हालांकि कैप्टन ब्लंसली पहले मना करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो तो 34 ईयर्स का है, उसकी एज रेना से ज़्यादा है क्योंकि रेना तो 17 साल की है। लेकिन जब उसे पता लगता है कि नहीं, रेना 17 नहीं 23 साल की है, तो फिर वो शादी के लिए राजी हो जाता है। तो इस तरह से कैप्टन ब्लंसली की शादी रेना के साथ में हो जाती है और जो सर्जियस है एंड में उसकी शादी निकोला के साथ हो जाती है। तो इस तरह से ये प्ले एंड होता है कि दो कपल्स बन जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है और ये प्ले बिल्कुल हैप्पीली एंड होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने इस प्ले को, इस स्टोरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले बोला था कि हम इसका जो टाइटल है आर्म्स एंड द मैन, उसको एंड में एक्सप्लेन करेंगे कि इसका नाम ऐसा क्यों है। एक्चुअली ये जो टाइटल है वो शो ने लिया है वर्जिल की जो एनेड है, आर्मा वर्मिके कैनो, विच मीन्स ऑफ आर्म्स एंड द मैन आई सिंग, वहां से ये लिया गया है। वर्जिल के एनेड के अंदर जो हीरो था ट्रोजन वॉरियर एनेस, जिसको रोम का फाउंडर माना जाता है, वो एक काफ़ी बहादुर आदमी था, बहादुर वॉरियर था और वो काफ़ी एक अच्छा इंसान भी था। लेकिन उसके उलट यहाँ स्टोरी के अंदर जो सर्जियस बंदा है वो काफ़ी बहादुर है, लेकिन काफ़ी मूर्खता से बहादुर है। मूर्खता से बहादुर इसलिए क्योंकि जो उसने अटैक किया था सर्बियन आर्मी पर वो काफ़ी मूर्खता भरा था और इसके कारण से बाद में उसको आर्मी की कमांड से हटा भी दिया गया था। साथ ही जो एनियस, जो ट्रोजन वॉरियर एनियस था वर्जिल के एनेड का, वो एक काफ़ी अच्छा इंसान भी था, काफ़ी बहादुर होने के साथ में काफ़ी पवित्र और काफ़ी मतलब अच्छा इंसान था, नोबल वॉरियर था। वहीं पर ये सर्जियस है, ये काफ़ी घमंडी टाइप का सा है और काफ़ी रिजिड है और अपनी आर्म्स को हमेशा फोल्ड करके रखता है। वो किसी से माफ़ी नहीं मांगता, आर्म्स को फोल्ड करके रखता है ताकि वो किसी से माफ़ी मांगे ना। मतलब एक घमंडी का सा उसका रूप है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो आर्म्स एंड द मैन, तो एंड द मैन, तो जो सर्जियस है वो हो गया यहाँ पर, और आर्म्स वो हमेशा अपने आर्म्स को इस तरह से फोल्ड कर रखता है, तो वो घमंडी का रूप उसका दर्शाता है। साथ ही साथ जो आर्म्स हैं वो हथियार भी होते हैं। तो आर्म्स एंड द मैन मतलब आदमी और हथियार, उस तरह से भी इस चीज़ को लिया गया है। साथ ही साथ में आर्म्स एंड द मैन क्योंकि जो सर्जियस है वो इस स्टोरी के अंदर हमेशा अपनी आर्म्स को लूका को अपने आर्म्स के अंदर भर लेता है हमेशा। मतलब कहीं भी जहाँ उसको गार्डन में देखता है तो वहाँ भी अपनी आर्म्स के अंदर उसको भर लेता है, और अगर उसको रूम में अकेला देखता है तो वहाँ भी लूका को अपने आर्म्स के अंदर भर लेता है। तो मतलब जो सर्जियस है वो अपना अधिकार जताता है लूका पर और अपनी एक ओनरशिप जताता है उस पर, और उसकी नज़र में जो औरत है, वुमेन है, वो मतलब एक दूसरी फील्ड है जीतने वाली। मतलब युद्ध है जहां पर जीता जाता है। साथ में जो वुमेन है वो भी एक फील्ड है, युद्ध की फील्ड है जिसे जीतना है। तो कुल मिला के जो टाइटल है आर्म्स एंड द मैन, यहाँ पर जो मैन है वो एक तरह से सर्जियस हो गया है, आर्म्स हैं वो हथियार हैं जो कि उससे रिलेटेड हैं। साथ ही साथ में जो आर्म्स हैं वो उसकी बुझाई, मतलब उसकी आर्म भी हैं क्योंकि वो हमेशा अपनी आर्म्स को फोल्ड करके रखता है जो कि उसकी घमंडी होने की निशानी है। साथ ही वो अपनी आर्म्स के अंदर बार बार में लूका को भर लेता है और उस पर अपना ओनरशिप जताता है, जो कि कहीं ना कहीं उसके एक बैड कैरेक्टर को दर्शाता है। तो इस तरह से आर्म्स एंड द मैन जो टाइटल है वो इस तरह से जस्टिफाई होता है इस स्टोरी के अंदर। आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।